की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो फिजिक्स में थोड़ा सा हटके हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 लॉ पढ़ने हैं आपको, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में आपका जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर ए और बी दोनों बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मान लो कि इसके पास किसी समय हाई टेम्परेचर होगा, इसके पास लो टेम्परेचर होगा, तो जब अपना ये टेम्परेचर इसको गेन देगा तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, तो इसका मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पर ए और सी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी किस में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यही आपका जीरोथ लॉ कहता है। ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बी और सी भी किस में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा क्यू क्या है आपका, चेंज इन हीट, डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशन याद रखें, यहाँ पर मैंने जो बताया वही लिखा है। डेल्टा क्यू बराबर क्या है, हीट गिवन, और डेल्टा यू बराबर क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब साइन कन्वेंशन में कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन है, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब हीट गिवन टू सिस्टम, जब सिस्टम को हीट दिया जाएगा, मतलब सिस्टम हीट देगा तो क्या होगा, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। और जब सिस्टम हीट लेगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास हाई टेम्परेचर है और किसी के पास लो टेम्परेचर है, तो मैं अपना टेम्परेचर उसको दे रहा हूं, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और जो ले रहा है उसका क्या है, निगेटिव है। तो जो देगा उसका पॉजिटिव, जो लेगा उसका निगेटिव। ऐसे ही डब्ल्यू के केस में पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम बोला तो वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, ऑन द सिस्टम बोला तो वर्क डन निगेटिव लेंगे। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे। तो डब्ल्यू पॉजिटिव लेंगे जब वर्क डन बाय द सिस्टम बोलेगा, तो देखो जब भी पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और डब्ल्यू निगेटिव कब होगा, जब वर्क डन, वर्क ऑन दी सिस्टम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन समझोगे तो डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये तीनों का साइन कन्वेंशन अपने माइंड में रखोगे। इसके बाद हम लोग इंटरनल एनर्जी पे आ जाते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो पहला बात है इसमें इंटरनल एनर्जी में इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे डिपेंड कौन नहीं कर रहा था, पहले भी पढ़ाए थे, कौन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड कर रहा था। यही इस प्रकार ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस का मतलब, जैसे मान लो एक रास्ता है 1, दूसरा रास्ता है 2 और तीसरा रास्ता है 3, तो जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 होगा वो डेल्टा U2 के बराबर होगा, डेल्टा U3 के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर डेल्टा U का फॉर्मूला देखें तो डेल्टा U बराबर है F/2 NR टेम्परेचर चेंज, यानी NCV डेल्टा PT भी लिख सकते हैं। F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये KTG में डिटेल में पढ़ोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। N आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज आप कल की क्लास से जानते हैं। डेल्टा U का दूसरा फॉर्मूला F/2 PF VF माइनस PI VI। PF मतलब फाइनल प्रेशर, VF का मतलब फाइनल वॉल्यूम, वो इनिशियल हो जाएगा। F का मतलब पहले ही बता दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यानी कहा जाए तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर QW, ये QW का मतलब क्या है, ये आपका पाथ फंक्शन है, और डेल्टा U क्या है आपका स्टेट फंक्शन। तो जो पाथ फंक्शन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए W1 बराबर W2 नहीं होगा और Q1 बराबर Q2 नहीं होगा। लेकिन डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन, इसलिए डेल्टा UN बराबर डेल्टा U2 हो जाएगा, और UB माइनस UA इसको लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर आओगे तो वर्क के बारे में समझोगे, तो वर्क डन, वर्क एनर्जी पावर से पढ़े थे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू
इनटू वॉल्यूम, है ना। तो यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट सबको पता है कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब कुछ आपको थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस पता होना चाहिए, जैसे प्रोसेस उसमें क्या कांस्टेंट रहता है और क्या वर्क कैसा होगा। तो अगर आपको बोलेगा आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो। अगर आइसोबारिक बोले तो याद करने का तरीका, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वर्क डन का यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा NR, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे तो W बराबर P, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो W बराबर यहाँ पर nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर दूं तो यहाँ पर W बराबर nRT ln PI अपॉन में PF हो जाएगा। ऐसे ही अगर एडियाबायोटिक प्रोसेस की बात किया जाए तो एडियाबायोटिक प्रोसेस में आपका चेंज इन हीट जीरो होता है, यानी डेल्टा Q क्या होगा, जीरो। तो इसमें PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, और W का फॉर्मूला हो जाएगा nRTF माइनस TI अपॉन में 1 माइनस गामा। W बराबर PF VF माइनस PI VI 1 माइनस गामा। यहाँ पर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसमें PV की पावर x कांस्टेंट होता है, ये आपका एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो आपकी मर्जी पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबायोटिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, किसमें क्या कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होगा तो उसमें वर्क डन कैसा होगा ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्क डन फ्रॉम PV ग्राफ। अगर मान लो एग्जाम में आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया, कहेगा कि उसका वर्क डन निकालो, तो देखो वर्क डन जब भी निकालोगे ना, तो मान लो यहाँ प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। तो अगर इसका एरिया निकाल दोगे, एरिया हमेशा वॉल्यूम वाले ग्राफ से निकाला जाता है, तो एरिया किसका निकालोगे, मान लो ये कर्व दे दिया और बोलेगा कि इसका वर्क डन कितना है, तो इसका जो भी एरिया होगा वही क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। यहाँ पर V को यहाँ रखा, P को यहाँ रखा, तो वर्क डन हमेशा वॉल्यूम वाले, मतलब आप ये वाला एरिया नहीं निकालोगे, ये एरिया निकालोगे गलत हो जाएगा। हमेशा जिधर वॉल्यूम होगा उसी का एरिया निकालोगे, यानी इस बार वॉल्यूम Y एक्सिस पे है तो इधर का एरिया निकालोगे, इस बार वॉल्यूम X एक्सिस पे था तो यहाँ का एरिया निकालोगे। आज तक नीट में ऐसा ग्राफ नहीं दिया है, ऐसा ग्राफ देके पूछा है, तो हमेशा X एक्सिस देख लेना कि वॉल्यूम किधर है, वॉल्यूम जिधर होगा उसी पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो वही लिखा हुआ है, एरिया अंडर PV डायग्राम गिव्स वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस, यानी वॉल्यूम एक्सिस से ही आप एरिया निकालोगे। इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में आप साइन कन्वेंशन याद रखोगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, PV ग्राफ है, तो P और ये क्या है, V ग्राफ है। यहाँ पर एक सर्कल बनाए हैं, तो यहाँ पर अगर PV ग्राफ है, अगर ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज में आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपका PV ग्राफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर V और P को बदल दिया, यानी V पे ला दिया X एक्सिस, V को ला दिया Y एक्सिस पे और P को ला दिया X एक्सिस पे, तो उल्टा कर लेना, यानी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में पॉजिटिव। एक बार पढ़ के इसको माइंड में सेट कर लेना। इसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, V1 V2, यानी X एक्सिस पे वॉल्यूम दिया है और Y एक्सिस पे क्या दिया है, प्रेशर दिया है। तो वर्क का फॉर्मूला अगर ऐसा डायग्राम आ गया तो याद रखोगे π/4, P2 माइनस P1 का मतलब ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ है, तो P2 माइनस P1 और यहाँ पर हो जाएगा V2 माइनस V1, तो वर्क डन आसानी से आ जाएगा। अब देखो PV ग्राफ है तो हो सकता है कि ऑप्शन में निगेटिव पॉजिटिव भी दिया रहे, तो P और V है, P और V है, तो ये देखो डायग्राम देखना कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज रहता तो निगेटिव आता। अब यहाँ पर देखो ये कैसा शेप है, ट्राइंगल वाला शेप है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस। बेस का मतलब यहाँ पर मतलब प्रेशर चेंज, यानी P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 का मतलब हायर माइनस लोअर, तो P2 माइनस P1, V2 माइनस V1, तो इससे वर्क डन आ जाएगा इस डायग्राम का। अब देख लो कि क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक रेक्टेंगल का केस लिया है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ का मतलब यहाँ पर P2 माइनस P1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो ये आपका वर्क डन का आपका 3 फिगर है। वर्क डन पूछे एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाता है थर्मोडायनेमिक्स से, तो बस आपको साइन कन्वेंशन पता रखना है, डायग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, या आप बचपन से जानते हैं हीट
क्या होता है? तो हीट क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसी को मैं हीट बोलूंगा। तो हीट क्या है आपका? हीट इज ए पाथ फंक्शन, यूनिट क्या हो जाएगा? कैलोरी और जूल। अब कल की क्लास में पढ़े थे क्यू बराबर क्या था? एनसी डेल्टा टी। सी क्या था आपका? सी था आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। तो यहाँ पर एडियाबायोटिक प्रोसेस होगा, तो एडियाबायोटिक प्रोसेस का मतलब अभी ऊपर पर है कि डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो होगा, यानी नो हीट ट्रांसफर, चेंज इन हीट क्या हो जाएगा? जीरो। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा क्यू वी बराबर आप क्या लिखोगे? डेल्टा यू बराबर एनसी वी डेल्टा टी। और एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी कैसे निकालोगे? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका एडियाबायोटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो क्यों हुआ है? क्योंकि चेंज इन हीट क्या है? जीरो है। नेक्स्ट आओगे आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब जितने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़े हो उस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को देख लेते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या कांस्टेंट है बताओ? टेम्परेचर क्या था? जीरो था, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो था, यानी चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो परफेक्टली कंडक्टिंग स्लो प्रोसेस होगा तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो ये ग्राफ है पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए बात कर रहा है। तो याद रखना जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो पीवी बराबर कांस्टेंट होगा। ये जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ोगे तो चार्ल्स लॉ आ जाएगा, बॉयल्स लॉ आ जाएगा, एवोगाड्रो लॉ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, पीवी कांस्टेंट। तो जब भी कोई चीज कांस्टेंट रहेगा तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 V2। तो यहाँ से P1 अपॉन में P2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 अपॉन में V1। इन चारों में से कोई तीन चीज देके कोई एक चीज पूछ सकता है। अब W बराबर, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 nRT, नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर भी आपको दिया रहेगा log V2 माइनस V1। अगर आपको प्रेशर के टर्म में बोलेगा तो V2 अपॉन में V1 को रिप्लेस कर दोगे P1 अपॉन में P2 से। तो अगर प्रेशर दिया है तो 2.303 nRT log P1 अपॉन में P2 यूज कर लोगे। स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? माइनस P बाई V। मान लो इस पॉइंट पे कहेगा कि इसका स्लोप क्या है, तो यहाँ से देखोगे कि P कितना है और यहाँ से V कितना है, तो वही स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस आपका आ जाएगा। तो पीवी ग्राफ ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा? डीपी बाई डीवी। और अच्छे से समझना है तो ये समझो, पीवी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी पीवी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका मतलब प्रेशर को पहले कांस्टेंट रखा, फिर वॉल्यूम का क्या किया? डिफरेंशिएशन, प्लस इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, यानी प्रेशर का डिफरेंशिएशन डीपी बराबर जीरो। तो भी डीपी बराबर माइनस पीडी भी हो जाएगा। तो यहां से डीपी अपॉन में डीवी निकाला तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस पी बाई वी के। तो इसलिए बोला गया है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? माइनस पी बाई वी होता है। डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी होता है। तो यहां से सी की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी हो जाएगा। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप लोग जानते हो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सी बराबर अगर किसी के अपॉन में जीरो हो तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो ये भी याद रखना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी जीरो होता है। तो उस केस में सी क्या है? स्पेसिफिक। अभी सी के बारे में बताया था, सी आपका क्या था? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस केस में क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। देखो न्यूमेरिकल बनाएगा तो आपको क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, चेंज इन वॉल्यूम दे देगा। तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, अब अगला टर्म आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है बताओ? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये कहां से आया है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी यहां पर वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के। तो वर्क डन बाय द गैस, यानी डब्ल्यू बराबर, देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेल्टा वी, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1, या V2 माइनस V1 को मैं क्या लिख सकता हूं? T2 माइनस T1। तो इसमें अगर आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क
डन बोलेगा तो P V2 माइनस V1 और NR T2 माइनस T1 आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो Cp बराबर, यानी Cp का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस F/2 इंटू आर। ये आपका F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट है। या गामा के टर्म में लिखोगे तो गामा R अपॉन में गामा माइनस 1, गामा का मतलब होता है Cp अपॉन में Cv, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इक्वेशन, अब यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस को देख लेते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है आपका डेल्टा V क्या होगा, 0, या V क्या होगा, कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपका चार्ल्स लॉ में आएगा, तो ये कल पर हो गए। तो P1 अपॉन में T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 अपॉन में T2। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस को कहीं कहीं और लिखा रहता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा V 0, तो अगर ये टर्म आ जाए तो समझ जाना कि आइसोकोरिक प्रोसेस ही दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस डेल्टा V 0 है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की बात करूँ तो Cv बराबर F/2 इंटू आर, आर अपॉन में गामा माइनस 1, और डेल्टा Q बराबर यहाँ डेल्टा U प्लस W, W 0, तो डेल्टा Q किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा W के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है आपका, एडियाबैटिक में डेल्टा Q बराबर क्या होता है, 0, यानी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इसमें डेल्टा Q बराबर फॉर्मूला पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q 0 है, डेल्टा Q की जगह 0 रख दो, तो यहाँ से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो वर्क डन का निगेटिव आएगा। तो देखो अगर वर्क डन निगेटिव है तो बोलो डेल्टा U क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पहले से माइनस है और ये माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो वही चीज दे रखा है। और डेल्टा U टेम्परेचर इंक्रीज पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सपेंशन की बात करें तो W पॉजिटिव, तो वही चीज बताया जो अभी बताया वही है, डेल्टा अगर W पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखोगे तो डेल्टा U निगेटिव आएगा। तो इस केस में डेल्टा U क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका एडियाबायोटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर PV के टर्म में नहीं दिया, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में दिया है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होगा। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर के केस में दे रखा है तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस तीनों को आपको याद रखना है एडियाबायोटिक प्रोसेस में। अगर वर्क डन बाय द गैस की बात करें तो अभी देख लिए W बराबर माइनस डेल्टा U है, तो यहाँ पर NCV, CV का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो NCV T1 माइनस T2। अगर इसको मैं अगर फर्दर फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो N डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखूं तो F/2 R चेंज इन टेम्परेचर याद रखोगे। W यहाँ पर NR अपॉन में गामा माइनस 1 TI माइनस TF, या ऐसे याद कर सकते हो PI VI माइनस PF VF अपॉन में गामा माइनस 1। अब स्लोप ऑफ एडियाबायोटिक प्रोसेस क्या होता है, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस अभी ऊपर बताया था। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस यानी C बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि C बराबर क्या है आपका N डेल्टा Q अपॉन में N डेल्टा T, यानी चेंज इन हीट क्या है, 0, तो 0 अपॉन में कुछ भी रहे तो क्या आ जाता है, 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखोगे कि इन एडियाबायोटिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है, तो इन एडियाबायोटिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट यानी C की वैल्यू क्या होता है, 0। अगर आपसे बोलेगा कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है, तो इन्फिनिटी, अभी ऊपर बताया था, तो देख लेना कि पूछा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर PV की पावर गामा कांस्टेंट है, यानी इसको इधर ले जाएंगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में V की पावर गामा कांस्टेंट। गामा बता दिया था कि क्या होता है, Cp अपॉन में Cv होता है, तो स्लोप dP बाई dV यहाँ पर जो आएगा माइनस गामा P अपॉन में V, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के गामा टाइम्स आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ की पॉइंट आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ एडियाबायोटिक प्रोसेस गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, और स्लोप ऑफ एडियाबायोटिक प्रोसेस हमेशा ग्रेटर होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर PV का ग्राफ देखूँ तो यहाँ पर अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के केस में याद रखना आइसोथर्मल ऊपर आएगा, एडियाबायोटिक नीचे आएगा। एक्सपेंशन के केस में आइसोथर्मल ऊपर आएगा, एडियाबायोटिक नीचे आएगा। ये PV का ग्राफ है। अगर P यहाँ पर है, V यहाँ पर है, अगर कंप्रेशन बोला है तो जस्ट उसका उल्टा और साइन यह बदल जाएगा, एडियाबायोटिक ऊपर
ऊपर आएगा और आइसोथर्मल नीचे आएगा। तो देख लेना एक्सपेंशन का केस है या कंप्रेशन का केस है ना। इसके बाद ये आपका ग्राफ दे रखा है P वर्सेस V का, है ना। तो यहाँ पर एडियाबायोटिक प्रोसेस बोला है, तो याद रखना जब ये पॉलीएटॉमिक गैस इसके ऊपर आएगा, डाईएटॉमिक गैस बीच में होगा और मोनोएटॉमिक गैस के लिए सबसे नीचे होगा एडियाबायोटिक प्रोसेस में, है ना। यहाँ पर एक्सपेंशन के केस में वही चीज P और V यहाँ पर आ गया। तो देखो सारे प्रोसेस को इसमें दिखाया है, P और V है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबायोटिक है, आइसोकोरिक। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबायोटिक का मतलब हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इस केस में अगर ऐसा ग्राफ दिया है, आपसे पूछेगा कि किसमें वर्क डन ज्यादा है, तो जो ऊपर होगा ना आइसोबारिक वही ज्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल होगा, फिर एडियाबायोटिक होगा और फिर क्या होगा, आइसोकोरिक होगा। ठीक है, ये केस आप याद रखना। तो ये P और V के बीच में ग्राफ था। अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, जैसे ये तो ग्राफ ऐसे दिया है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिया है तो इस केस में ये वाला टर्म आप लोग याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आते हैं तो सेकंड लॉ सिर्फ सेकंड लॉ ही पढ़ना है, क्योंकि आपका जो कार्नोट इंजन है वो डिलेटेड है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसमें दो स्टेटमेंट है आपका, केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट। बस आपको ये याद रखना है कि केल्विन प्लांक्स ने क्या बोला था सेकंड लॉ में, तो बोला था कि इन ए साइक्लिक प्रोसेस टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी जो भी हीट है वो टोटल वर्क में आपका कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका लॉस हो जाएगा ना। अगर क्लासियस स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज इम्पॉसिबल टू हीट ए नेट हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट, यानी आप इम्पॉसिबल है कि सारा हीट किसी बॉडी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो ट्रांसफर हो जाए। मान लो कि मैं किसी से हाथ मिला रहा हूं तो हो सकता है फ्रिक्शन में हीट लॉस हो जाए, सारा आपका हीट ट्रांसफर ही ना हो। तो सेकंड लॉ बस यही कहता है। इसके बाद आपका कार्नोट इंजन ये सब रिलेटेड था तो वो मैं पहले ही हटा दिया हूं, है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, जितना बताया उतना ही माइंड में रखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स का काम हो जाता है। अब नोटबुक निकालो।